नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के जो कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो हाई एल्टीट्यूड्स की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो क्या कंडीशन हो जाती है। जब कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है अगर इंडिविजुअल है, जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर कम हो जाने की वजह से दो तरह की कंडीशन हो जाती है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है उसके कारण क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। और जब हाइपोक्सिया हो जाता है जिसके कारण हाइपर वेंटिलेशन करवाना पड़ेगा फिर क्योंकि ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। जब हाइपर वेंटिलेशन करा, जब ऑक्सीजन बढ़ गया यहाँ पे, पर फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाती है, और इस रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर जो पीएच है वो जनरली बढ़ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो 24 से 48 आवर्स की अगर बात की जाए उस टाइम्स के ड्यूरेशन में जो किडनी है वो एक बाइकार्बोनेट का कंसनट्रेशन है वो एक्सक्रेट करती है। बाइकार्बोनेट का कंसनट्रेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से जो पीएच है वो गिर जाती है और जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाती है। अगर कोई भी किसी भी तरह के एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करे, और क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कोई भी किसी भी तरह के जब हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर जाते हैं तो क्या क्या तरह की कंडीशन हो जाती है। तो अगर एग्जामिनर अगर टाइम मेंशन दे कि जो 48 आवर से पहले क्या क्या कंडीशन हुई, तो तब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताना है कम हुआ, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हुआ ये बताना है, और उसके बाद में पीएच ज़्यादा हुई ये बताना है, और उसके ये 3 कंडीशन बताना है। बट अगर कोई भी किसी भी तरह का एग्जामिनर रहेगा टाइम मेंशन नहीं कर रहा ये, या कोई भी किसी भी तरह के टाइम 48 आवर्स के बाद बता रहा है, फिर अपन को चारों कंडीशन बतानी पड़ेगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है, पीएच बढ़ रही है और बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन घट रहा है। दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर, चाहे ऑक्सीजन की बात करें चाहे कोई भी किसी भी तरह के कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जो दोनों जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन अपन बात करते हैं कोई भी किसी भी तरह के एक्सरसाइज के बाद में। एक्सरसाइज के अंदर जनरली क्या होता है, ये हमारा राइट लंग से, ये लेफ्ट लंग से जनरली टिश्यू के अंदर होता क्या है कि ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, और जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है CO2 का प्रोडक्शन होगा, और जब CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है जिसके कारण कोई भी किसी भी तरह का जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाता है, और जब कोई भी किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कम हो गया। अगर जब कोई भी किसी भी तरह का ये जो कंडीशन है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये जो कंडीशन होती है ये जनरली हमारे वेंस के अंदर होती है। जबकि अपन आर्टरी के केस की अगर सभी भी बात करते हैं, आर्टरी के अंदर चाहे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जो दोनों का जो प्रेशर होता है वो जनरली सिमिलर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर जो वेंटिलेशन है वो बढ़ जाता है। अगर वेंटिलेशन बढ़ता है तो क्यूनिन्स है वो भी बढ़ता है, और जो एक वेंटाइल अपन क्यूनिन का जो रेशियो है वो नॉर्मल रेशियो आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेरेब्रम ब्लड फ्लो के बारे में बात करते हैं। इसके लिए 2 तरह के ग्राफ है। यहाँ पे ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, और ये एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है। जनरली होता क्या है कि जब कोई भी किसी भी तरह का जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तब सेरेब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हुआ तो अब की बार जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो कम हुआ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के केस की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उल्टा होता है। अगर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है अगर कम है तो जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो भी कम है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है अपन ने कि जब ऑक्सीजन कम है तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो नॉर्मल है। अगर दूसरी कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड के केस की बात करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो भी कम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो, तो जो सिमिलर कंडीशन है वो ये बोलती है कि जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो अगर ऑक्सीजन के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैनिक अटैक के बारे में बात करते हैं।
पैनिक अटैक जनरली होता क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का हाइपर वेंटिलेशन हुआ। हाइपर वेंटिलेशन हुआ इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हुआ मतलब सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हुआ, और जब सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हुआ तो वहाँ पे वासोकंस्ट्रक्टर किया। अगर वासोकंस्ट्रक्टर किया, सीएनएस सिंपैथेटिक किया, और सीएनएस ये क्या करेगा कि कोई भी किसी भी तरह का डाइजीनेस, कोई भी किसी भी तरह का ब्लड विजन्स दिखने में प्रॉब्लम आएगी और एकदम से क्लियर नहीं देगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये जनरली सेरेब्रम ब्लड फ्लो के अंदर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये कोई भी किसी भी तरह का दो तरह से कंट्रोल होता है, वॉलंटरी कंट्रोल और ये इनवॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल सेंट्रल मोटर जो सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स है वहाँ वो कंट्रोल करता है जनरली, और ये अपने आप होता है। इनवॉलंटरी के केस की अगर जब भी अपन बात करते हैं तो इनवॉलंटरी कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जो हमारी बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है। जैसे कोई भी किसी भी तरह का टेम्परेचर है, डिफरेंट पैलेस पे डिफरेंट तरह की हमारी बॉडी है वो टेम्परेचर एडजस्ट करती है। समर में अलग टेम्परेचर कंसिस्ट करता है, विंटर में अलग करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइपर वेंटिलेट होगा। हाइपर वेंटिलेट होगा मतलब रेस्पिरेटरी जो रेट है बढ़ेगी। जब रेस्पिरेटरी बढ़ेगी तो वो रेस्पिरेटरी बढ़ने की वजह से वो क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हुआ। सिंपल तरीका ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, हाइपर वेंटिलेशन हुआ, हाइपर वेंटिलेट क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सेकंड कंडीशन इसके वाइस वर्सा है, उल्टी है, अपोजिट है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो हाइपर वेंटिलेशन हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जनरली हमारा लंग्स है। जनरली यहाँ पे जो स्पेस थोड़ा कम है जिसकी वजह से जो दोनों लंग्स होते हैं जनरली सिमिलर अगर बात करें तो, बट यहाँ से यहाँ पे अपन को एक ही लंग्स डिनोटेट करना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस की वजह से। नेक्स्ट अगर ये थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैंने जो ये एक राइट लंग्स है हमारे बॉडी का, और ये इसलिए यहाँ पे ऊपर शो किया, नहीं तो ये जो राइट लंग्स है वो जनरली यहाँ होता, और ये वाली जो स्पाइनल कोड्स है ये दोनों का कॉमन स्पाइनल कोड्स है, इसलिए जगह की वजह से जो स्पेस कम है जिसकी वजह से मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो ये हमारा लंग्स है, राइट लंग्स है, अगर ये यहाँ पे ये सिंपल तरीके से ये है कि जो ये अगर जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन चाहे फोर्सफुली हो चाहे नॉर्मल इंस्पायरेशन हो वो हमेशा एक्टिव प्रोसेस होगा। और यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि कोई भी किसी भी तरह के जो इंस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, चाहे वो क्वाइट हो चाहे फोर्सफुली हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे फोर्सफुली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होगा। बट अगर एक्सपिरेशन कंडीशन के अंदर अलग होता है, अगर एक्सपिरेशन कंडीशन होती है तब अगर फोर्सफुली करते हैं तब तो एक्टिव प्रोसेस हैं, अगर नॉर्मली होता है हमारा जो रेस्पिरेशन वो पैसिव प्रोसेस है। जनरली ये एक जो ब्रीथिंग जो एक्सपायरेशन कर रहा है तो एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स से ऊपर की तरफ गया, अब जब इंस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स क्या है नीचे की तरफ आ जाएगा, पुल्ड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये जो ये रेस्पिरेशन कर रहा है यहाँ पे क्या है कि पैसिव प्रोसेस है, लंग्स नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहा है तो पैसिव प्रोसेस हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये कोई भी किसी भी तरह का जो ये एक दो तरह के सेंटर है हमारे इस ब्रेन के अंदर, ये यहाँ पे एक मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये पोन्स है। पोन्स के अंदर दो तरह के सेंटर मिलते हैं, एक एप्नोस्टिक सेंटर, एक मिलता है न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। अपन ने पहले एक वीडियो के अंदर बात की थी कि कोई भी किसी भी तरह का जो ए है वो पहले आता है इसलिए ए है वो नीचे रहता है, और जो पी है वो बाद में आता है इसलिए पी है वो ऊपर रहता है। तो जो एप्नोस्टिक जो सेंटर है वो एक इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देता है, बट अगर कोई भी किसी भी तरह का न्यूरोटॉक्सिक सेंटर की अगर बात की जाए ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है। करेक्ट। जब कोई भी किसी भी तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से पुटअप करता है कि कोई भी किसी भी तरह के इंस्पिरेशन को इनहिबिट तो न्यूरोटॉक्सिक करेगा, बट अगर उसको जो अगर बात की जाए कोई भी किसी भी तरह के स्टिमुलेट के केस के बारे में तो वहाँ पे एप्नोस्टिक काम करता है। उसके बाद में ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का किसी भी कारण से हमारा जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो इंस्पायरेशन है वो इनहिबिट हो गया, इंस्पायरेशन रुक गया। अब जब इंस्पायरेशन रुक जाता है जिसकी वजह से जो अपर पोन इंजरी हो जाएगी, और जब अपर पोन इंजरी हो जाएगी जिसकी वजह से एप्नोस्टिक ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है इसके अंदर दो तरह के सेंटर होते हैं, एक डीआरजी सेंटर होता है, एक वीआरजी सेंटर होता है।
डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है, ये इंस्पिरेशन में मदद करता है, और जो वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो एक्सपिरेशन में मदद करता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि ये वाला जो सेंटर है इनके जस्ट ऊपर की तरफ ये प्री बोटेंजियल कॉम्प्लेक्स है जनरली, और जो प्री बोटेंजियल कॉम्प्लेक्स है ये राइदम जनरेट करता है, पेसमेकर है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है दो तरह की यहाँ पे जो नर्व है वो इम्पोर्टेंट है। एक फेंड्रिक नर्व है, फेंड्रिक नर्व है वो डायफ्राम तक सप्लाई करता है। एक वेगस नर्व है जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, जो क्या है कि दो तरह के जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होता है, ये कैरोटिड बॉडी और एक एओर्टिक बॉडी, दो तरह की बॉडी होती है इसके अंदर। उसके बाद में पेरिफेरल जो कैरोटिड बॉडी होता है वो कोई भी किसी भी तरह का जो जीपीएन है जो गैंग्लिया से ये सप्लाई करता है, जबकि जो एओर्टिक जो बॉडी है वो वेगस नर्व के द्वारा एक जो नर्व है वो सप्लाई करती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये वाला जो सेंटर है यहाँ पे ये डीआरजी के जस्ट नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के बेस में ये, और ये जो एक स्पाइनल कोड है हमारा, स्पाइनल कोड के यहाँ पे ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है सेंटर में, इसलिए सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का काम क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन आयंस है उसको मेंटेन करता है। और अगर ये क्या कर देते हैं दोनों के दोनों कि पीएच है वो सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर उसको रेगुलेट कर देते हैं। उसके बाद में कैरोटिड बॉडी और जो एओर्टिक बॉडी है वो दोनों एक पेरिफेरिक कीमोरिसेप्टर का काम करती है। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो तीन चीज़ों के लिए स्टिमुलेट हो जाता है, पीएच के लिए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लैक कलर से इसलिए डिनोटेट किया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए इसको एक हर जगह यहाँ पे जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो तो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पीएच के लिए, तीनों के लिए एक्टिव है, जबकि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए एक्टिव है। अगर नेक्स्ट अगर कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट है, अगर उसके अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है, अगर उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 60 mmHg से कम हो जाता है, अगर उससे कम हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो रुक जाता है, और जब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर रुक गया मतलब CO2 और जो H+ आयंस है उसका स्टिमुलेट भी रुक गया। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के अंदर ये मेन केमिकल है जो कोई भी किसी भी तरह की ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अगर ये रुक गया मतलब ब्रीथिंग रुक गई, और जब ब्रीथिंग रुक गई यहाँ पे तो उसके बाद में जो हाइपोक्सिया जो कंडीशन हुई उसके अंदर जो पेशेंट है उसका ओनली जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वही काम कर पाएगा, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कभी भी काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं जनरली हमारा लंग्स है, और लंग्स के यहाँ ये एक जनरली मसल्स प्रेजेंट हो जाती है, इंटरकोस्टल नर्व है। यहाँ पे दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, अगर स्ट्रेस रिसेप्टर और इडेप्टेटिव रिसेप्टर। अगर स्ट्रेस रिसेप्टर का काम क्या रहता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना, और वेगस नर्व जब स्टिमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से जो हेरिंग बीरो रिसेप्टर है हमारे जो इन्फेरियर मोशन करते हैं वो काम करेंगे। अगर इरिटेटिव रेस्पिरेटरी की अगर बात की जाए तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्टर है। अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्टर है वो कोई भी किसी भी तरह की कफिंग की बात की जाएगी, कोई भी किसी भी तरह का जो कफ होगी अगर उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉलंटरी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल है वो कोई भी किसी भी तरह का जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है वो काम करता है, और ये एक ऐसा सेंटर है जो अपने आप होता है। कोई भी किसी भी तरह के जो योगी होते हैं वो सेरेब्रम ये हर पेशेंट के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरह से होता है, और जो योगी होते हैं वो अपने जो कभी कभी वो सांस ले लेते हैं जैसे तैरते हैं वो 10-10 मिनट तक भी जो वॉलंटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल के अंदर, हर पेशेंट के अंदर अलग अलग तरह से कंट्रोल करता है, और ये जो सारा का सारा सिस्टम है वो हमारे मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जनरली कंट्रोल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला जो सिस्टम है ये एक लिम्बिक सिस्टम है, और कोई भी किसी भी तरह का हाइपोथैलेमस है। लिम्बिक सिस्टम का क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का पेन हो गया, कोई भी किसी भी तरह का अगर किसी भी तरह से तनाव आ जाता है, इमोशनल है, कोई भी किसी भी तरह का अगर पेन और इमोशनल कंडीशन जब भी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो लिम्बिक और हाइपोथैलेमस है वही काम करता है। और हाइपोथैलेमस की अगर सिंपल तरीके से बात करें तो वो हमारे इमोशनल टेम्परेचर में रेगुलेट करता है, और ये जो फेंड्रिक नर्व है वो जनरली डायफ्राम को सप्लाई करता है।